देखो, क्लास 10th मैंने जो भी एक पेपर डाला था आज सुबह सुबह, उसमें ही आगे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? माध्यिका दे रखी है, आपको ये फंक्शन दे रखा है CI और F। इसमें आपको माध्यिका दे रखी है 28.5। मैंने आपको एक बात समझाई थी क्लास में पहले कि अगर जो आपकी माध्यिका दे रखी हो उसको आप ये देखो कि ये किस में कन्फर्म हो रही है। तो 20 और 30 लिखा यहाँ पर है, 30 और 40 है। तो 28.5 जो है वो किससे छोटा है? 30 से छोटा है और 20 से बड़ा है। तो कहाँ होगा? इसी के अंदर ही तो आएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और सुनो, ये लाइन जो है मैंने वो फालतू मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था, ये माध्य निकालने के वजह से मैंने x निकालना पड़ा। आपको ये x नहीं निकालना है, ठीक है? आपको CF निकालनी है। CF कैसे निकालनी होती है माध्यिका में? 5 आपका ऐसे ही रहेगा, x को आप ऐड कर दो, फिर आप 5 + x में 20 को ऐड कर देना, 15 को इसमें ऐड किया, फिर y को ऐड कर देंगे, 5 को ऐड किया। बारंबारता हमें 60 दे रखी है। जब मैंने समेसन f को ऐड किया तो 45 + x + y = 60, x + y = 15। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। जो मेरी बारंबारता होती है वही तो हमारी n होती है, तो n/2 निकालेंगे तो 60/2 कितना हुआ? 30। तो 8 + y = 15, वो सॉरी ये 30 निकल करके आपका यहाँ तक आ गया है। इसके बाद आप माध्यिका का अपना फॉर्मूला यूज करोगे। L1 आपका 20 और 30, L2 30 हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, जो माध्यिका दे रखी हो वो आप ये देखो किस में कन्वर्ट हो रही है, किसके बीच में आ रही है। तो F हमारा 20 हो गया। और CF कौन सा होता है? जो हमारा F होता है उसके CF की जो ऊपर वाली फंक्शन होता है उसके जस्ट सामने वाली संख्या हो जाती है। तो इसको हम C मान करके और यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। n/2 - c 30 माइनस ये 5 + x था, माइनस करेंगे तो x किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके x की वैल्यू निकल के आएगी, और जो x की वैल्यू निकल करके आएगी उसे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। तो ये y निकल करके आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन हैं, समान आयतन वाले दो घन हैं, उनको मिला करके एक साथ रखा गया और उन घनों का आयतन दे रखा है। तो एक घन का आयतन क्या है? 64। तो A³ = 64। तो ये हमारा कितना हो गया? 4। घनों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। तो जब मिलाया गया तो लेंथ जब इसकी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। टोटल कितनी हो गई जी? 8। तो लंबाई तो 8 हो जाएगी, चौड़ाई वही रहेगी और आपकी ऊंचाई भी वही रहेगी। तो उसने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बना है आकृति उसका तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैंने आपको क्लास में पहले भी अच्छे से समझाया है। और भी मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ बन जाते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो ऐसे रूम में आप बैठे हुए तो 6 आपकी फेसेस हो जाती हैं, तो 2 LH हो गई, 2 BH हो गई, 2 LB हो गई। तो उसी तरीके से हम अपनी फॉर्म क्लियर कर लेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी है, पानी से भरी हुई थोड़ी सी है और उसमें पानी इतना तक भरा हुआ है। पहले कहाँ तक भरा है? यहाँ तक। जैसे उसमें गोला डाला जाता है तो पानी इतना ऊंचाई तक बढ़ जाता है। तो यहाँ ऊंचाई हमें दे रखी 3 होल 5/9 सेंटीमीटर। हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है और गोले का व्यास दे रखा है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो हमने उठे हुए पानी की ऊंचाई दे रखी। अब पानी जो उठेगा वो किस बेस से उठेगा? बेलन के ही आधार से उठेगा। अब आपको बता दें एक बात कि आर्किमिडीज का सिद्धांत भी हमसे यही कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के द्वारा हटाया गया भार वस्तु के भार के बराबर हो जाता है। तो उठे हुए जो पानी का आयतन है, पानी किस रूप में उठेगा? बेलन के रूप में। उठे हुए जो पानी का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई से पाई कट किया। सॉल्व करना तो सबको ही आता है। काटने के बाद R² हमारा 3 2 टाइम्स और 9 दे रखा, तो R हमारी कितनी हो गई? 9। बर्तन का व्यास पूछा गया था तो 2 × 9 कर देंगे, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है यहाँ पर कि PQ एक मीनार है, जो भी स्तंभ वगैरह है। PQ एक स्तंभ है। स्तंभ में ये कहा गया है कि भूमि पर कोई बिंदु एक X है और Q शिखर पर 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है।
क्यू शिखर पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। और x से y मीटर की ऊंचाई पर, किससे, x से y मीटर की ऊंचाई पर जो बिंदु है वो शीर्ष से बना रहा है 45 अंश का कोण। एक मिनट, मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण। तो भूमि पर एक बिंदु है x, पी क्यू टावर है, क्यू बिंदु पर ये टावर है, उस पर ये शीर्ष पर 60 अंश का कोण बना रहा है उन्नयन। और बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु y है, तो उसका y का उन्नयन कोण q से कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो पी क्यू की ऊंचाई पूछी गई, तो जब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये हमने इसकी ऊंचाई क्या मान ली, h। आप लोग लैंग्वेज लिखेंगे, माना पी क्यू एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और सब लैंग्वेज लिख करके, तो मैंने तो शॉर्ट में किया है ट्रायंगल पी एक्स क्यू। तो h अपॉन एक्स, लंब और आधार का संबंध 10 में ही होता है, तो 10 60 पी क्यू अपॉन पी एक्स। तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3। अब इन ट्रायंगल क्यू बाई जेड, ये बना रहा क्यू बाई जेड, ये जब पूरी एच मानी मैंने, ये 40 है तो ये एच माइनस 40 रह जाएगी क्यू जेड। और जितनी एक्स यहाँ पर डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो 10 45 इज इक्वल टू क्यू जेड अपॉन बाई जेड। 45 वैल्यू 1 होती है, एच माइनस 40 अपॉन एक्स। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की जगह पर मैंने अभी h अपॉन √3 निकाला था, उसे हम यहाँ पर फुट कर देंगे। 40 इधर लेकर आई, h माइनस एच अपॉन √3, h को कॉमन किया, एलसीएम लेंगे √3 माइनस 1। तो यहाँ पर इसका इंटू इसके साथ अपॉन ये कंजुगेट करना, इसे हम परमेयकरण बोलते हैं। नीचे किसका साइन था, माइनस का, तो प्लस चिन्ह लगाकर ऊपर नीचे इंटू करते हैं। 40 √3 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 प्लस √3 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2 से 40 को डिविजिबल किया 20, √3 की वैल्यू रख दी, ये हमारा निकल करके। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, 23 प्लस √3 है, यहाँ तक पूरा कर सकते हो, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, और प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी छड़ पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है। कितना देखा जाता है, 30 अंश। जैसे नदी के किनारे नाव चल रही है और वो ये कह रहा है कि पहले उसका उन्नयन कोण 30 अंश था। थोड़ी देर बाद जब जो नाव है वो पुल की ओर आ रही है, थोड़ी दूर चलती है तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 60 अंश। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जितना छोटा कोण होता है उतना दूर बनता है, बड़ा कोण हमेशा पास बनता है अगर कहीं भूल भी जाओ तो। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से आने तक उसे कितना समय लगेगा। अब जिस बिंदु से 60 अंश का कोण बना रही है उस बिंदु से और पुल तक आने में कितना समय लगेगा। तो देखो मैंने लिखा है, माना पहले नाव बिंदु P पर है, पुल का उन्नयन कोण 30 अंश बना रही है, वहाँ से पुल की ओर जाने वाली नाव 4 मिनट बाद 60 अंश का कोण बनाती है। यानी यहाँ से P से Q तक जाने में उसे 4 मिनट लगते हैं, तो Q से E तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का। जब ये 60 बना रहा तो ये कितना बन जाएगा, 120। मैंने यहाँ पूरा डिटेल में किया हुआ है, एंगल PQB प्लस एंगल BQA। 180 BQA हमें 60 दे रखा है और PQB हम निकाल लेंगे, 120 निकल के आया। अब ट्रायंगल हमारा बन रहा है PQB। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180। जब ये मेरा 120 निकल करके आया है तो इन ट्रायंगल, बात अगर हम करेंगे, जो हमें 2 एंगल पता है, थर्ड तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि वी नो दैट ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो PBQ हमारा ये 30 निकल के आया। हम लोग एक कहानी याद रहती है कि जिन 2 एंगल का, किसी ट्रायंगल के अगर 2 कोण समान है तो उसकी दोनों भुजाएं भी समान होती हैं, यानी PQ इज इक्वल टू BQ। अब हम ट्रायंगल AQB में बात करते हैं, तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, ये चाहिए और ये चाहिए, इससे ही बात करनी है। तो आधार और ये क्या है, कर्ण,
ये कौन सा है, थीटा बना रहा। हमने बताया जिस रेखा पर कोण बनता है वही आधार हो जाती है, तो आधार और कर्ण का संबंध कॉस के साथ बनता है। तो cos 60 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा AQ अपॉन BQ। cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल AQ अपॉन BQ। 1/2 BQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, PQ इक्वल AQ। अब यहाँ पर AQ के इक्वल 1/2 PQ, तो AQ दूरी PQ की आधी है। देखो, क्योंकि जो AQ है वो किसकी आधी निकल के आई है, PQ की। जब P से Q तक जाने में 4 मिनट लगते हैं तो Q से A तक आने में कितना समय लगेगा, 4 का आधा। आधा का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट। ठीक है, और प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, जिससे कि हमें और आगे की वीडियो डाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए और पेपर में आ भी सकता है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पुत्र की उम्र हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पिता की उम्र 7x हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, तो 2 वर्ष पहले जैसे अभी 10 साल के हैं, 2 साल पहले आप कितने साल के होंगे, 8 साल के। तो x-2 और पिताजी 2 साल पहले 7x-2। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी, उसने बताई 13 गुनी थी। तो पिता तो 13 गुने थे ही, आप किसे 13 गुना कर देंगे, पुत्र को बैलेंस करने के लिए इनटू करेंगे, तो वैल्यू आपकी x की 4 वर्ष निकल के आई। तो x किसको माना था, पुत्र को, तो पिता कितने हो गए, 28 वर्ष। प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।